नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 97वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक भी प्रदान किए। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज कोई भी हमारी सीमा और हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने दुनिया को कड़ा संदेश दिया है। और अमित शाह ने कहा कि आजादी मिले हुए 75 साल हो गए और वहीं पीएम मोदी ने इस साल को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, यानी आज से 25 साल तक, जब 75 से 25 साल का ये कालखंड अमृत काल के रूप में देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाएगा भी। और उन्होंने कहा कि आज बीएसएफ का 97वां स्थापना दिवस है और स्थापना के बाद पहली बार आज बीएसएफ का स्थापना दिवस देश की सीमा के जिले में मनाने का निर्णय लिया गया और इस परंपरा को जारी रखना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि देश के पुलिस बल बीएसएफ और सीएपीएफ के 35,000 से अधिक जवानों ने अलग अलग जगह पर अपना बलिदान दिया और मुझे गर्व है कि बीएसएफ इसमें अग्रणी है और मैं सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों को देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल बीएसएफ है। और उन्होंने कहा कि 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को गंभीरता से भारत सरकार ने लिया। जहां जहां भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमारी सीमा को और हमारे जवानों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। यह संदेश भारत ने दिया है। और वहीं नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में कम से कम 13 आम लोगों की मौत हो गई। और वहीं मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच का वादा किया और शांति की भी अपील की है। और गोलीबारी के बाद से ही इलाके की स्थिति काफी तनावपूर्ण है। और वहीं सूत्रों की माने तो ये घटना तब हुआ जब कई ग्रामीण एक पिकअप ट्रक से अपने घर लौट रहे थे। वहीं लोगों के शव को देखकर ग्रामीणों ने गुस्से में सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी और आग लगने के कारण कई लोग घायल भी हुए। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच का वादा किया है और साथ ही लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। और मुख्यमंत्री ने आज सुबह में ही इस घटना पर दुख जताते हुए ट्वीट किया था कि अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मोन के ओटिंग गांव में नागरिकों की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं इसकी अत्यंत निंदा करता हूं। और उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि मेरी कामना है कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और वहीं उन्होंने कहा था कि उच्च स्तरीय एसआईटी मामले की जांच करेगी और कानून के अनुसार न्याय होगा और सभी वर्गों से शांति की अपील करता हूं। और वहीं इस पूरी घटना पर भारतीय सेना के बयान में बताया गया कि लोगों की मौत से गुस्साए व्यक्तियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया, जिससे कई जवान घायल भी हुए। और अमित शाह ने भी इतने लोगों की मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया और नागालैंड के मोन के ओटिंग में दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शोकाकुल हूं और मैं जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय एसआईटी टीम इस घटना की जांच करेगी ताकि दुखी परिवारों को न्याय दिलाया जा सके। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया और वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक जो भी लोग अन्य देशों से आ रहे हैं सबका टेस्ट किया जा रहा है और बाहर से आए 17 लोग पॉजिटिव पाए गए और इसके अलावा उनके परिवार के 6 लोग भी पॉजिटिव संक्रमित मिले और कुल 23 लोग ऐसे हैं जिनका दोबारा टेस्ट किया जा रहा है। और वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 12 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट में एक शख्स को ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया और यह शख्स तंजानिया से आया है। हालांकि फिलहाल ये संभावित मामला ही है, इसकी फाइनल रिपोर्ट कल आएगी और शुरुआती रिपोर्ट में इसे ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। और उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बार बार मांग की है कि जहां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला हुआ है वहां से फ्लाइट्स को बंद किया जाए और केंद्र सरकार को इस पर जल्द फैसला लेना चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देश में फैलने से रोकने में ये फैसला मददगार साबित हो सकता है। और वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है
और पुराने वेरिएंट की तरह ही इसका इलाज किया जा रहा है। और वहीं सत्येंद्र जैन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो भी लोग घर से बाहर निकले वो मास्क लगाए। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए वो जल्द वैक्सीन भी लगवा लें। और देश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के ओमिक्रॉन के 2 नए मामले भी मिले थे, जिनमें एक गुजरात के 72 साल के व्यक्ति जबकि महाराष्ट्र के 33 वर्षीय व्यक्ति के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। और अब तक देश में इस वेरिएंट के कुल 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। और इससे पहले कर्नाटक में 2 व्यक्ति वायरस के वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए थे। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और मिजोरम को पत्र लिखकर कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए जांच, पता लगाना, उपचार करना, टीका लगाना, कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की नीति के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। और कुछ जिलों में संक्रमण के बढ़ते मामले और साप्ताहिक संक्रमण दर और साप्ताहिक मृत्यु के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। वहीं चक्रवाती तूफान जवाद आज पूरी तक पहुंचने से काफी पहले ही कमजोर हो सकता है। और इससे पहले जवाद शनिवार को कमजोर होकर एक गहरे दबाव में बदल गया। और जवाद के कमजोर होने के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रह रहे लोगों ने राहत की सांस ली। और इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को पश्चिम बंगाल में गंगा के तटों से लगते क्षेत्रों और उत्तरी उड़ीसा में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। और मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में रविवार और सोमवार को असम, मेघालय और त्रिपुरा के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक चक्रवाती तूफान कमजोर होने के बाद ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश से करीब 180 किलोमीटर पूर्व दक्षिण में केंद्रित था। और वहीं अगर राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो रविवार को सुबह न्यूनतम तापमान करीब 14 डिग्री के आसपास रहा, जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और हवा में नमी का स्तर यानी ह्यूमिडिटी करीब 91% दर्ज किया गया। और सूरज और बादलों के बीच आज भी आंख मिचौली का खेल जारी रहेगा। और दिल्ली की हवा को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में 372 दर्ज किया गया। और वहीं आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 91 से 100 को संतोषजनक और 101 से 200 को मध्यम और 201 से 300 को खराब और 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 तक के AQI को गंभीर माना जाता है। और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहां मौसम लगातार साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की ओर से आशंका जताई गई है कि रविवार 5 दिसंबर से प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और बर्फबारी के कारण घाटी में यातायात प्रभावित भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश कोविड-19 से बचाव के लिए राज्य के अर्हता प्राप्त सभी वयस्कों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और ये दावा एक आधिकारिक प्रवक्ता ने शनिवार को किया। और उन्होंने बताया कि राज्य के अर्हता प्राप्त 53,86,393 वयस्कों को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई है। और वहीं प्रवक्ता ने आगे बताया कि अपनी पूरी वयस्क आबादी को टीके की पहली खुराक देने के मामले में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था जिसने यह उपलब्धि अगस्त महीने के आखिरी में प्राप्त की थी। और उन्होंने बताया कि रविवार को बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड-19 कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रवक्ता ने बताया कि कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी हिस्सा लेंगे। और इस दौरान नागरिकों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी उपस्थित रहेंगे। और इस बीच कुछ दिन पहले राज्य के बीजेपी अध्यक्ष और शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने बयान जारी कर कहा था कि नड्डा राज्य के दौरे के दौरान एम्स बिलासपुर में बने बहिर्गमन रोगी विभाग का उद्घाटन करेंगे।
चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आज सियासत का सुपर संडे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने पुरखों के शहर प्रयागराज आएंगे और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इतना ही नहीं, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आज अमेठी के एक दिन के दौरे पर आएंगी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव भी आज अमेठी के दौरे पर रहेंगे। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने पुरखों के शहर प्रयागराज आएंगे और उनका तकरीबन 24 घंटे तक प्रयागराज में रुकने का कार्यक्रम है और वो नेहरू और गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकेंगे और वो कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल की सीईओ डॉक्टर मधु चंद्रा के यहाँ होने वाले वैवाहिक समारोह में शामिल होंगे और स्वराज भवन में कांग्रेसी नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में शनिवार रात को फायरिंग की हैरत अंगेज घटना हुई और इस फायरिंग में अब तक 6 नागरिकों और 13 नागरिकों के मारे जाने की खबर है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और फायरिंग की घटना के बाद आई तस्वीरों में गाड़ियों को जलते हुए दिखाया गया और ये घटना नागालैंड के मोन जिले के ओटिंग की है और रिपोर्ट के अनुसार घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की गाड़ियों में आग लगा दी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने लोगों से शांति की अपील भी की और इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन भी कर दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो बीजेपी के साथ मिलकर पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा करेंगे और राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें। कैप्टन का दिल्ली दौरा ऐसे वक्त में रखा गया है कि जब दिल्ली में किसान आंदोलन को खत्म करने पर संयुक्त किसान मोर्चा अंतिम फैसला लेगा और कैप्टन की ओर से बड़ी सियासी गतिविधियों को देखते हुए आंदोलन खत्म होने के भी संकेत मिल रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते रहते थे और इस दौरान कैप्टन की मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी हुई थी और दोनों के बीच सीमा सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर भी बात होती थी। हालांकि इस दौरान कैप्टन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के किसी भी नेता से नहीं मिले थे और ऐसे में जेपी नड्डा के साथ उनकी ये मुलाकात पहली मुलाकात होगी। और वहीं कांग्रेस की ओर से उन पर आरोप लगाए गए हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी से मिले हुए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह के साथ बातचीत हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने पिछले दिनों पंजाब लोक कांग्रेस नाम की एक पार्टी का गठन किया था। और वहीं शिरोमणि अकाली दल से अलग होने के बाद शिरोमणि अकाली दल नाम से एक नई पार्टी का गठन भी किया गया है। और वहीं पीएम मोदी ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया और इसके साथ ही कहा था कि एमएसपी से जुड़े मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति बनाई जाएगी। और घोषणा के इतने दिनों बाद अब किसान आंदोलन में कमेटी तो बना दी गई, लेकिन आंदोलन कब खत्म होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार बात मान ले तो 3 घंटे में समाधान निकल सकता है। और वहीं कुछ किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी पर कानून के बिना घर वापसी नहीं होगी। और वहीं आपको बता दें कि किसान संगठनों की कमेटी में मनोज सिंह कक्का, ज्ञानेंद्र युद्धवीर सिंह और बलबीर राजवाल शामिल है और इनका कहना है कि अगर सरकार उनकी बातों को मान ले तो ये आंदोलन 3 घंटे में भी खत्म हो सकता है। और यही तीनों किसानों की तरफ से सरकार से बात करेंगे और बयानों से साफ है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने जा रहा है और गेंद अब सरकार के पाले में है। इसके साथ ही इन्होंने अगली बैठक 7 तारीख को करने का ऐलान किया
और अभी जिन प्रमुख मांगों को लेकर किसान अड़े हैं उसमें एमएसपी पर गारंटी कानून, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेना, आंदोलन में मारे गए 700 किसानों के परिवारों को मुआवजे की मांग शामिल है। और वहीं किसानों ने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन अब सबकी नज़र सरकार के न्योते पर टिकी है और सूत्रों के मुताबिक सरकार भी जल्द बात करने की इच्छा जाहिर कर रही है। और इसके लिए किसान नेताओं को फ़ोन कॉल भी किया गया था और सवाल यही बना हुआ है कि सरकार कितनी मांगे मानेंगी और क्या किसान घर वापसी को तैयार होंगे। यूपी टेट पेपर लीक कांड में नया खुलासा हुआ है और जांच में एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो पूरे सिस्टम में चल रहे गड़बड़ झाले की पोल खोल रहा है। और सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखने पर पता चला है कि इसमें दो लोग एक 5 स्टार होटल के अंदर एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पहले आदमी के पास एक काले रंग का बैग है और उसने अब सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है और वहीं बताया जा रहा है ये आरोपी राय अनूप प्रसाद है और दूसरा आदमी पीले रंग की टी शर्ट में नजर आ रहा है जिसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय बताया जा रहा है। और अब तक मिली जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर 2021 को नोएडा के एक होटल में आरोपी राय अनूप प्रसाद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय की मुलाकात हुई थी और इन दोनों की मुलाकात के 3 दिन बाद 26 अक्टूबर 2021 को आरोपी राय अनूप प्रसाद की कंपनी को पेपर छापने का 13 करोड़ का ठेका मिला था। और ऐसे में जांच एजेंसियां ठेके से ठीक पहले इनकी मुलाकात का राज जानने में जुटी है। और इधर इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि खबरों के अनुसार यूपी टेट पेपर लीक घोटाले का मास्टरमाइंड बीजेपी विधायक का भाई है। और प्रियंका ने कहा कि सीएम योगी की सख्ती और पारदर्शिता की सभी बातें खोखली हैं। और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि यूपी टेट परीक्षा का पेपर बियर के एक गोदाम के पत्ते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है और बीजेपी सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा।